9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कैपेसिटर्स होता क्या है। मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में कि कैपेसिटर्स होता क्या है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हमने थोड़ा बहुत कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिस पर हम तमाम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इतनी एडवांस फॉर्म्स में नहीं होती, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ हमें चीज़ें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। अब हम इसको ज़्यादा ब्रीफली पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर हम ये चीज़ें ना सिर्फ पढ़ रहे होते हैं एडवांस लेवल पे, बल्कि इसका प्रैक्टिकली हम परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, जो इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर्स का, कि कैपेसिटर से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मली जो है, अगर आप देखें कि कैपेसिटर इससे मतलब ये आता है कैपेबिलिटी, यानी कितनी इसमें जगह है, कितनी इसमें है। जैसे कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी थी, आपके अंदर कितनी खासियत है, क्या खूबियाँ हैं आपने, क्या खसूसियत है आपकी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब हम ये बात करते हैं तो इससे पहले हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ के अपने एग्जांपल्स लें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीजर्स होता है, इसमें हम जो है लंबे अरसे तक अपने फ्रूट्स हैं, कोई भी चीज़ होती है खाने पीने की, हम इसमें काफ़ी अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि हम उसे खा पी सकें। इसी तरीके से हमें अपना पैसा स्टोर करना होता है, अपना मनी स्टोर करना होता है, हम बैंक्स वगैरह में रखते हैं। और इसके एक और एग्जांपल जो है, जैसे कि कंप्यूटर्स में हमें अपना डेटा वगैरह सेव करना होता है, तो हम सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं, सिर्फ तो हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन पे डेटा केबल आ गया है, आपके पास यूएसबी होती है, मेमोरी कार्ड्स होता है, और सबसे बढ़कर आपका ईमेल सिस्टम होता है, जैसे कि हॉटमेल। यहाँ पर आप हर तरह की इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से, लेकिन इन सब को जो है कंट्रोल करने वाला जो है, हमारे पास में जो सबसे मेन चीज़ यूज़ होती है वो कैपेसिटर्स यूज़ होता है। कैपेसिटर्स का काम क्या है? कैपेसिटर्स जो है वो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करते हैं, तो कैपेसिटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करूँ, चार्ज स्टोर करता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर मैं इस कैपेसिटर को, ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, अगर मैं इसको किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दूं, तो उसका वो काम क्या करेगा, वो चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर है, हमारी टीवी है, रेडियो सिग्नल्स हैं, आईपैड होते हैं, टैबलेट्स होते हैं। इसमें जो है आईसी चिप्स तो यूज़ होती है, लेकिन उस आईसी चिप्स की मेकिंग में हमारे पास ये कैपेसिटर्स भी यूज़ होते हैं। और हर मोबाइल फ़ोन हो या केबल्स हो या टीवी हो, उसमें अलग-अलग जो है कैपेबिलिटीज़ के कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। उनका काम क्या करना होता है, जब हम मोबाइल्स को चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसको देंगे, तो वो क्या कर देगा, चार्ज स्टोर कर लेगा। जब वो चार्ज स्टोर करेगा, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज़। अब कैपेसिटर्स जो होते हैं, जब मैंने बात की कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर्स करते हैं, इसके अलावा जो है यानी उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो इस चार्जेस को स्टोर कर सकता है। उसके डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, और जो उसकी कैपेबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, जिसको हम खासियत, उसकी खसूसियत कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। यानी ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर है वो डिवाइस जो है वो उसका नाम कैपेसिटर है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। कभी किसी यानी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, आपके पास 4, 7, 9, 10 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो ये कहलाती है इसकी कैपेसिटेंस। अब होता क्या है हमारे पास कि जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, वो डिपेंड कर रही होती है हमारे पास, जैसे कि हम बात करें चार्ज की। चार्ज जो है हमारे पास चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज क्या है, हमारे पास एनर्जी है जो कि हम चार्जेस को अप्लाई कर रहे होते हैं बैटरी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो क्यू जो है, जो स्मॉल क्यू है, जैसे आपके पास जो है ये स्क्रीन शेयर जो कर रहा है, स्लाइड्स में जो लिखा हुआ है, इफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वी के, क्यू क्या है, आपके पास चार्जेस हैं, वी क्या है, वोल्टेज है। जैसे ही हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। सी आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। जैसे ही आपने जो है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, इक्वल्स टू आ गया, और उसके साथ जो है वो जो कांस्टेंट आता है वो, और वो कांस्टेंट क्या आपके पास असल में कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की।
ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले से जब हमने कैलकुलेट की कैपेसिटेंस, तो अगर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए तो उससे क्या फॉर्मूला बन रहा है, Q अपॉन V। यानी इसका मतलब है इस इक्वेशन नंबर 1 से हमें देखकर पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके चार्जेस के। यानी इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी होगी, उसकी जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी फिजिकल कैपेसिटेंस की, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी चार्जेस को स्टोर करने की। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है। और ये डायग्राम है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ डिफरेंट जो है शेप्स के आपके पास जो है कैपेसिटर्स आ रहे हैं। नॉर्मली हम इन कैपेसिटर्स को जो है वो यूज भी करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फिल्टर सर्किट्स होते हैं आगे इंशाल्लाह, और जिंगर डायोड सर्किट्स होते हैं। नॉर्मली अगर हमें चेक करना हो कि आपके पास इसका रिलेशन किसी के साथ कैसा बन रहा है। अच्छा, पहले तो हमने जाना कि कैपेसिटर्स होता क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि कैपेसिटर्स चार्ज कैसे होते हैं, या मैं ये कहूँ कि कैपेसिटर्स को हम कब कह सकते हैं कि वो चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये 2 उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियां मेरी क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। यानी इलेक्ट्रोड से मुराद है मेरी ये 2 मेटल्स हैं। ठीक, अगर ये 2 मेटल्स हैं तो मैं इनको इलेक्ट्रोड्स भी कह सकती हूँ। अब मेटल्स का काम क्या है कि मेटल्स जो है ऐसे होते हैं जो कि बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इनको अलग एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इन दोनों मेटल्स को। ठीक है। अब बैटरी के आपके पास क्या है, 2 टर्मिनल्स है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। यानी दोनों प्लेट्स को, ये इसको हम प्लेट्स भी कह सकते हैं, कंडक्टर्स, प्लेट्स, मेटल्स, या इलेक्ट्रोप्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स आप नाम दें। यानी एक प्लेट को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी बैटरी के, और एक टर्मिनल को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूंगी। जब मैं इनको कनेक्ट करूंगी तो होगा क्या मेरे पास कि मैंने जब बैटरी वोल्टेज अप्लाई किया, उस वोल्टेज के अप्लाई करने से क्या होगा कि चार्जेस जो है मूव होना शुरू हो जाएंगे। और जब मूव होंगे इधर से, तो पॉजिटिव प्लेट पे जाके, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, आपके पास चार्जेस तो स्टोर हो रहे हैं। अच्छा, जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसको एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो आपके पास जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो वी वोल्टेज होगा। ठीक है। और दोनों प्लेट्स को जो कि आपने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया है, अब जब वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करेंगे चार्जेस पास होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चार्जेस फ्लो करेंगे। जैसे ही चार्जेस फ्लो करेंगे इस प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे जाके और इस प्लेट पे जाके आपके पास इक्वल अमाउंट का जो है आपके पास चार्जेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। लेकिन जो कि यहाँ पर हमारे पास फर्क आता है टर्मिनल्स का। हमारे पास जो हमारी ये जो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमारे पास इक्वल अमाउंट के चार्जेस तो स्टोर हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव प्लेट वाले पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस जो है स्टोर होंगे, और नेगेटिव प्लेट पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो है स्टोर होंगे। होगा क्या, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास अमाउंट तो सेम है लेकिन साइंस का फर्क है। ठीक, तो इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट का चार्जेस आपके पास स्टोर हो गया। अब ये 2 फिंगर्स जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही हैं। अब होता क्या है कि हम एक इमेजिनरी फॉर्मेशन कर लेते हैं कि ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है। ठीक, जैसे इसी तरीके से इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि आपके पास ये 2 जो है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 इमेजिनरी आइसोलेटेड जो है कंडक्टर्स ले लिए गए हैं। एक कंडक्टर का नाम रखा गया है ए, और इस डायग्राम में एक कंडक्टर का नाम रखा गया है बी। अब हो क्या रहा है कि जो एक कंडक्टर और बी कंडक्टर है, यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस दिखाई गई हैं, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास ये यहाँ पर दिखाया नहीं गया, ये असल में कनेक्टेड होंगी एक बैटरी से। अब बैटरी के कनेक्ट होने से क्या होगा, जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी तो इसमें जो आपके पास जो ए प्लेट है, ए प्लेट आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और बी जो है प्लेट आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इससे देखिए आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज का मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी के, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी से। लेकिन बात वही है कि सिर्फ चार्जेस की साइन का फर्क है टर्मिनल के ऑपोजिट होने की वजह से, लेकिन हो क्या रहा है कि चार्जेस इक्वल अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है दोनों प्लेट्स पे।
तो अब होगा क्या कि जब चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, चार्जेस स्टोर होने की वजह से इनके दरमियान गैप भी है। ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, और ये दो प्लेट्स तो हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इनके अतराफ में भी चार्जेस होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप्ड होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो उसकी जो डेवलपमेंट दिखाई है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसको हमने शो कर दिया है यहाँ पर इमेजिनरी लाइन से। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, कुछ लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से आउटवर्ड चली गई हैं, और जो आपके पास जो एरो की फॉर्म में वो जा रही है दूसरी प्लेट्स पर, तो वो असल में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अट्रैक्शन है, एक रिपल्जन की तरह बन रही है, एक आपके पास रिपल्जन, यानी दो तरह से आपको दिखाई रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि अगर हम कंडक्टर्स की शेप की बात करें, कंडक्टर्स की कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ये इमेजिनरी शेप होती है। तो इसका मतलब है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसकी शेप का रेगुलर होना जरूरी है या नहीं, ठीक है। यानी हमारे पास सराउंडिंग्स में भी जो है चार्जेस होते हैं। अब जब चार्जेस स्टोर हो जाएंगे तो ये एक तरीके से कैपेसिटर बन जाएगा, और दोनों कंडक्टर्स अगर पैरेलली इस तरह है तो ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम इसकी देखिए यहाँ पर आपके पास रखा हुआ भी है, मैंने डायग्राम भी शेयर किया है, जो हम छोटी जो क्लासेस में 9 मैट्रिक में जब हम पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा, तो वहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें बहुत घोल के मिला दिया जाता था। अब होता क्या है कि आपके पास ये डायग्राम मैंने इसलिए शेयर किया है कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी जाग जाए, आपको याद आ जाए कि आप लोगों ने किया क्या है। ये छोटी सी डायग्राम, प्यारी सी डायग्राम हमें टीचर हमारे घोल के मिला दी है। देखिए आप इसमें दिखाया गया है कि पॉजिटिव टर्म में दो प्लेट्स लगा दी गई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। अच्छा, उस वक्त जब आपके पास जो मेटल्स हैं दोनों प्लेट्स, जब वो चार्ज नहीं है, तो उस वक्त उन पे हम उनको ये नहीं कह सकते कि एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोनों बस मेटल्स हैं, ठीक है। जब तक आप उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं कह सकते। जब आपने उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तब आप एक को कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी नेगेटिव प्लेट है। जब आपने कनेक्शन दिया एक को पॉजिटिव का ये, और एक प्लेट ये जिस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि दोनों प्लेट जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है इस तरह, ठीक। अब दूसरी जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। जब वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद चार्जेस जाके क्या हो गया कि प्लेट्स पे जमा होना शुरू हो गए। अब जब जमा होने शुरू होंगे तो मैंने जैसे पिछली डायग्राम दिखाई आपको कि उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उस पॉजिटिव और नेगेटिव के होने से क्या होगा कि दरमियान एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो अनलाइक चीजें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि कैपेसिटर्स, जब दो प्लेट्स एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं एक के तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो हमारे पास अट्रैक्टिव होगी, ठीक। तो ये एक ऐसा कैपेसिटर बन गया जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अब ये डिफरेंट शेप्स है, ये हमारे पास दिखाई गई है। अच्छा, ये आपके पास डायग्राम्स मैंने दिखा दिए, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। वही डायग्राम है जिसको फर्दर मैंने दिखाया है। ये भी जो है आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें ये दो प्लेट्स दिखा दी गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन दिखाई गई है इनके दरमियान की, ठीक है। और ये भी वही है, और ये बैटरी या मैं कहूँ जनरेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम इसको सर्किट में लगा रहे होते हैं, कभी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगा रहे होते हैं तो हमारे पास सर्किट डायग्राम आती है इस लेवल पे। जब सर्किट डायग्राम्स आती है तो उसमें हमारे पास इस तरह के सिंबल्स की डायग्राम्स होती हैं कि एक सिंबल कर्व होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो कर्व है वो पार्ट वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हमारे पास जब कैपेसिटर्स जब हमारे पास सर्किट की फॉर्म में होते हैं, डिवाइस की फॉर्म में होते हैं, तो उसकी एक जो दो लेग्स होती हैं, एक लेग जो है पॉजिटिव होती है, एक लेग नेगेटिव होती है। वो डिपेंड करता है कि छोटी कौन सी और बड़ी हो। जो बड़ी होती है वो पॉजिटिव लेग होती है और जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव लेग होती है।
ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए कैपेसिटर्स भी मौजूद हैं। ये कैपेसिटर्स की टाइप्स हैं, इसमें आप देखें तो इसमें एक का लिखा है पेपर, यानी पेपर की मटेरियल से मिलकर बनी है। फिर है पॉलीएस्ट्रीन, वो भी मतलब इसमें एक है बाइपोलर। ये बाइपोलर जो है ये आपके पास यानी इसकी दो पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास नॉर्मली यूज होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये भी हम यूज करते हैं। फिर पॉलीकार्बोनेट है, पॉलिएस्टर है, माइलर है, सिल्वर मेका है, कैरामिक है, हीट्रू है, ट्रिमर है, वेरिएबल है। अब इसमें से जो हमारे पास कैरामिक है, सिल्वर मेका है और माइलर है, ये हम अपनी प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। इस पे सिंबल, इस पे जो है कैपेसिटेंस लिखी हुई होती है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको अगर हम देखना चाहें अच्छे तरीके से तो नीचे एक डायग्राम बनी हुई है जिसपे लिखा है थ्रू होल कैरामिक कैपेसिटर, यानी ये कैरामिक एक मटेरियल होता है, उससे मिलकर बना है। और इसकी जो है कैपेसिटेंस भी लिखी हुई है इस पर, और इसका आप देखें तो इसका जो है वोल्टेज भी लिखा है, यानी ये कितने वोल्टेज पे वर्क कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटेंस लिखी है 100 पिको फैराड। पिको से मतलब है 10 की पावर -15, ठीक है। और फिर नीचे अगर आप देखें नॉर्मली जो है हमारे पास एक कैपेसिटर की मैंने एक डायग्राम शेयर की हुई है। ये जो कैपेसिटर है ये 2200 माइक्रोफैराड का है, और इस पे जो है इसका वोल्टेज भी लिखा हुआ होगा कि कितने वोल्टेज तक ये वर्क कर सकता है, 16 वोल्ट से शायद 22 वोल्ट तक। तो इस तरह के कैपेसिटर्स और जो 16 वोल्ट तक जो है, 16 वोल्ट की अगर हम बैटरी जो है 16 वोल्ट तक है जो है अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो ये कैपेसिटर जो है उन सर्किट्स में वर्क कर सकता है। तो प्रैक्टिकल जो हम परफॉर्म करते हैं वहाँ पर इस तरह के कैपेसिटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। माइक्रो में होता है हमारे पास, पीको में होता है आपके पास। अच्छा, अब कैपेसिटर्स की जब हम बात करें तो अब हम आ जाते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो यूनिट क्या होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड। फैराड इस तरीके से नाम रखा गया है कि जो एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट, उसका था नाम माइकल फैराडे। उसने जो है ये उसने एक डेवलपमेंट की थी उस कैपेसिटर्स यानी डिवाइस को बनाने में कि कोई मैं ऐसा डिवाइस बनाऊं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर कर सके। तो उसके नाम पे जो है उसने अपने नाम से जो है इसका यूनिट जो है वो मंसूब कर दिया। इसी तरीके से जो टेम्परेचर की हम बात करें, हम डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट चीज़ होती हैं, क्वांटिटीज हैं जो कि जिस साइंटिस्ट ने बनाई है उसने उसे अपने नाम से मंसूब करी। टेम्परेचर की जैसे कि हमारे पास 3 होते हैं, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड, उन्होंने अपने नाम से मंसूब करी। इसी तरीके से कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर को इससे जो है फैराड के जो है अपने नाम से जो है उसका यूनिट उसने रख दिया। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का ओम है, करंट का एम्पियर है। अब बात आती है कि कैपेसिटर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर में जब हम देखेंगे तो इस चैप्टर में हम डेरिवेशन देखेंगे कि कैपेसिटर्स अगर दो कैपेसिटर्स के दरमियान अगर मटेरियल आ जाए, कोई मीडियम आ जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, मटेरियल हो, शेप्स हो तो क्या फर्क आएगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने इसमें शेयर की हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इनको सॉल्व आउट करने में। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है पोजीशन पे बेसिकली, और पोजीशन ऑफ द प्लेट्स पे, यानी पोजीशन की प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स की पोजीशंस कहती हैं, यानी वो एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं या फिर दूर रखे हुए हैं, तो उससे भी आपकी कैपेसिटेंस पे इफेक्ट आता है। We determine the dependence of its with these variables in special cases. कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम इनको देखेंगे कि इस पे क्या फर्क है। Capacitance also depends on material that fills the space between the plates. Or if there is no anything, we assume that the space to be vacuum. यानी अगर आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पर एयर है जिसको हम कह सकते हैं, यानी स्पेस जो खाली है हम उसको वैक्यूम कह सकते हैं। The SI unit of capacitance जिसमें बात करी थी आपके बारे में, that the SI unit of capacitance that follows equation 1, यानी जो हमने equation 1 जो पीछे हमने निकाली है, which is the coulomb per volt, यानी coulomb per volt यानी charge per unit voltage। तो चार्जेस को हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं कूलम्स में, और वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट्स में। तो वो इक्वल होगा फैराड के।
ठीक है, कैपिटल एफ, यानी इसका किसका एब्रीविएशन है, कैपिटल एफ का। और 1 फराड इक्वल, अगर मैंने अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर करवाया 1 वोल्ट देकर, ठीक है, तो उसमें कितना, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी कैपेसिटेंस 1 फराड होगी। लेकिन अगर मैं कोई एक चीज में भी मतलब एक चीज को भी वेरी कर दूं, चेंज कर दूं, तो उसका इफेक्ट किस पर आएगा, कैपेसिटेंस पर आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल, जब मैंने बात की आपसे कि चार्ज और कैपेसिटेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट, कैपेसिटेंस जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं वोल्टेज कम कर दूं, तो कैपेसिटेंस जो है ज्यादा होगी। और अगर वोल्टेज ज्यादा हाई होगा और कैपेसिटेंस अगर कम हो, तो वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है। The unit is named, वही हमने बात की थी कि the unit is named in honor of Michael Faraday who developed the constants of capacitance। अच्छा, हमारे पास जो है ये कैपेसिटर्स का जो यूनिट है फेराड, इसके कुछ मल्टीपल्स भी होते हैं, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास सर्फेक्सेस लगते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं चार्जेस बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट के होते हैं। क्योंकि हम देखें तो एक चार्ज जो हमारे पास जो कैलकुलेट होता है, एक चार्ज कितने का होता है, कितने कूलम्स का होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो जब हम फेराड की बात करें तो कैपेसिटेंस की बात करें, तो उसकी भी कैपेसिटेंस हमारे पास जो है माइनस की एक्सपोनेंट की पावर में आती है। अगर हम बात करें 1 माइक्रो फेराड की, तो वो आपके पास आता है 10 की पावर -6 फेराड में। इसी तरीके से पीको होता है, तो 1 पिको फेराड हो जाता है 10 की पावर -12, यानी पिको 1 पिको इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12। और मोस्टली कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, प्रैक्टिकल्स में, डिवाइसेस में यूज करते हैं, तकरीबन कितने फैराड के, 2.2 हो, 100 माइक्रोफैराड हो, 45 पिको फैराड हो, एंड सो ऑन। अच्छा, अभी जो हमने इक्वेशन 1 जो हमने पढ़ी है उसके उससे रिलेटेड एक हमारे पास सैंपल है, यानी एक प्रॉब्लम है, उसमें हमने रैम चिप की बात की है। क्योंकि हमारे पास जो आईसी चिप्स होती हैं उसके बनाने में हमारे पास जो है कैपेसिटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आईसी सर्किट्स भी जो होते हैं वो कैपेसिटर्स अगर उसमें यूज नहीं होंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें चार्जेस को भी स्टोर करवाना होता है जब हमें उसको वर्क करवाना है। A storage capacitor on a random access memory RAM chip has a capacitance of 55 microfarad. If it is charged to 5.3 volt, how many excess electrons are there on its negative plate? अब वो कह रहा है कि आपने स्टोरेज चार्जेस लिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम चिप पे मौजूद है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 55 जो है वो माइक्रोफैराड है। अब आपने उस पर चार्ज किसने कितना, इफ इट इज चार्ज इज 5.3 कूलम, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इफ देयर इज अ नेगेटिव प्लेट, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी आप उसमें पूछना चाह रहे हैं असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ठीक है। यानी पहले जो उसने बात की है इफ इट इज चार्ज टू 5.3, यानी उसने हमने वोल्टेज बता दिया है कि ये 5.3 असल में हमारे पास वोल्टेज है, यानी 5.3 का वोल्टेज पे इसने जो है ये इसने चार्ज किया है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 55 माइक्रोफैराड है। अब वो कह रहे हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस, नेगेटिव प्लेट है उसमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने स्टोर होंगे। इफ द नेगेटिव प्लेट हैज एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें पता तो है नहीं कि उस नंबर जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, उसमें कितने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स स्टोर हुए हैं, हम उनको मालूम करने जा रहे हैं। लेकिन अब हम उन नंबर्स को मालूम कर रहे हैं, उसकी एक्सेस नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड कर रहे हैं, तो हमें ये भी हमने उनको एक नाम दे दिया एन नंबर ऑफ चार्जेस का। इट कैरीज अ नेट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q इज इक्वल्स टू एन। जब हमें नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करने होते हैं तो नेट चार्ज मालूम करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है, वो इक्वल होता है q इज इक्वल्स टू एन ई। q आपके पास क्या है, चार्ज है, n जो है आपके पास ये यानी q जो है आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं, n क्या नंबर ऑफ चार्जेस है, e क्या आपके पास यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के में कितने आपने जो उसका कितने कितने कूलम चार्जेस हैं उसमें। वी ऑब्टेन n इज इक्वल्स टू q अपॉन e। अब हमारे पास q की वैल्यू तो है नहीं, तो हमने क्या किया है कि q को रिप्लेस करवा दिया है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज के फॉर्मूले, यानी इक्वेशन 1 हमने यहाँ पुट कर दिया है, q बराबर होता है c इंटू v।
अच्छा, फिर हमने क्या किया है कि जब इक्वेशन यानी फिर अब हमारे पास बन गई C इंटू V अपॉन E, C इंटू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वह यानी E आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम चार्जेस का है, इज इक्वल्स टू, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दिया है 55, वो माइक्रो में था तो उसको रिप्लेस करा दिया 10 की पावर -6 से। इसके बाद वोल्टेज की वैल्यू दी 5.3, डिवाइड कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के जो है चार्ज से 1.6 × 10 की पावर -19। जब उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1.8 × 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा, अब नीचे मैंने कुछ थोड़ा सा इसकी यूजेस के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया है कि कैपेसिटर्स क्या है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बहुत से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो हम यूज कर रहे होते हैं उसमें यूज होता है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, पेस मेकर्स हैं, सेलफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स हमारे पास आईसी चिप्स लगती हैं। इस चैप्टर में भी हम जो ये चैप्टर है, जैसे कि मैंने आपसे बात बताई, हमने ये बात की मैंने आपसे कि हम इसमें स्टडी करेंगे ना सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बल्कि इसके फंक्शंस, इसके कॉम्बिनेशन, सर्किट एलिमेंट्स पे कैसे होते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि सर्किट कैसे बन रहा है, हम ये डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स का जो है अगर कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज असल में क्या है। Capacitors are also used to store electric charges and release it when it needed. यानी कहने का मतलब है कि कैपेसिटर ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बल्कि उसको रिलीज भी कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज करेगा, वो चार्ज भी करता है और डिस्चार्ज भी करता है। चार्जिंग होगी तो वो फॉरन चार्ज हो जाएगा, लेकिन जब हम डिस्चार्ज करना चाहेंगे तो वो बहुत टाइम लेगा। इसके एग्जाम्पल को जिस तरीके से है कि आप जब इस्त्री इस्तेमाल करते हैं तो इस्त्री जो है जब आप प्लग ऑन करते हैं उसको पोटेंशियल मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इन फॉर्म ऑफ चार्जेस, करंट पास होता है तो वो गर्म फौरन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप इस्त्री कर लेते हैं, अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, अब आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा, वो डिस्चार्ज होगी, क्या होगी, अब वो ठंडी देर में होगी। तो इसका मतलब है कुछ चीजें वहां पर फर्क करती है, यानी उसका टाइम जो है उसको ज्यादा लगेगा ठंडा होने में बनिस्बत गर्म जो है, गर्म के वक्त उसमें जो है वो बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। इस तरीके से पानी होता है, पानी जो होता है वो आप जब गर्म कर रहे होते हैं बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, लेकिन ठंडा होने में वो पूरा दिन लगा देता है। तो ये हर चीज का अपना अपना एक टाइम होता है। इसी तरीके से हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं कि बहुत तेजी से जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो बहुत तेजी से जो है वो गर्म हो जाता है, यानी स्टोर हो जाते हैं उसके अंदर चार्जेस। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देना जो है बंद कर देंगे तो वो फिर डिस्चार्जिंग होती है उनकी, तो उसमें वो बहुत टाइम लेते हैं। अच्छा, capacitor often act as a part of filter that allows some electrical signals to pass while blocking others. अच्छा, कैपेसिटर्स को जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फिल्टर सर्किट्स में भी यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में, आईसी चिप्स में, जो हम डिफरेंट अपने कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज करते हैं वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी जगह कोई सिग्नल्स भेजना हो फिल्टर सर्किट्स के जरिए तो वहां पर भी हम कैपेसिटर्स को यूज कर सकते हैं। और कैपेसिटर्स का एक काम ये होता है कि आपके पास कैपेसिटर जो है, एक कपलिंग कैपेसिटर भी होता है, एक बाईपास कैपेसिटर भी होता है। कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है कि कपलिंग कैपेसिटर जो है आपके पास अगर सर्किट में एक पॉइंट पे लगा हुआ है तो वो इस तरह ज्वाइन होता है कि जहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, जहां से वोल्टेज आ रहे हैं, जहां से करंट आ रहा है, तो वो इस तरीके से ज्वाइन होता है, वो कपल कर देता है अपने सिग्नल्स को, वो एक पार्ट में भी पहुंचा रहा होता है, अपने दूसरे हिस्से में भी पहुंचा रहा होता है, और बाईपास उसको पास करता है, यानी जहां तक उसको पहुंचाना है। अच्छा, अब हम आ गए हैं कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम शेयर की हुई है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी कंसिडर अ नंबर ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री। मैंने आपसे बात की थी कि इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। It seems wise to develop a general plane to simplify the work. In our belief in our work is as follows. अब हमने इसमें कुछ चीजें एज्यूम कर ली हैं कि किन किन चीजों की हमें जरूरत है जब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब हम कैलकुलेशंस की तरफ आ रहे हैं, कैपेसिटेंस की चीजें हम देख रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ लॉज अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक
फील्ड जो है कैपेसिटर्स को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करेंगे। और देखते क्या होता है। हमने कुछ चीजें जो है वो सपोज कर ली हैं। अज्यूम अ चार्ज ऑन द प्लेट्स क्यू, यानी जो आपके पास चार्ज जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां पर कितने अमाउंट का चार्ज, वो क्या अमाउंट है चार्ज की, क्यू है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स चार्ज यूजिंग गॉसेस लॉ। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो वहां पर हमारे पास हम यूज करेंगे अपने किसका, अपने गॉसेस लॉ को हम अप्लाई करेंगे वहां पर, यानी यूज करेंगे। नोइंग ई, अगर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगी तो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी जाहिर है ना, जब हमने बैटरी लगा दी है, करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जाके स्टोर हो गए, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि उस वोल्टेज, उस बैटरी का कितना वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है उसके फॉर्मुलेज की कैलकुलेशंस करेंगे, डेराइव करेंगे उनको। ये पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो है प्लेट्स पे कितना चार्ज है, क्या चार्ज है, उसको हमने एक नाम दे दिया कि वो क्या है, क्यू है। फिर हमने बात की कि अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि उन चार्जेस की वहाँ के स्टोर होने से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो चार्जेस स्टोर हुए हैं वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और वहां पर हम यूज करेंगे गॉसेस लॉ का। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकाल रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा गॉसेस लॉ को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गई। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई कि वो क्या है, तो अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कि बिटवीन द प्लेट्स कितना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये सब चीजें हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो उन्हीं इक्वेशंस को लेकर हम यहाँ पर फिर अब क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनली कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। और जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम जो इक्वेशन 1 हमने ड्राइव की थी वहां से, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज, उस चीज को हम यूज करते हुए वहां से हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालेंगे। बिफोर वी स्टार्ट वी कैन सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक fields and the potential difference by making certain assumptions. We discuss each in turn. अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू द चार्ज ऑन द प्लेट्स बाय गॉसेस लॉ। अच्छा, जब मैंने आपसे बात की कि हमने जो है चार्जेस को स्टोर करवा दिया, उस चार्जेस के स्टोर होने की वजह से अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है क्या हुआ कि हमारे पास वहां पर अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई हमारे पास, वहां पर हमारे पास क्या होता है कि गॉसेस लॉ कहता है कि आपके पास ये फॉर्मूला आता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस बराबर है E इंटू डी ए इज इक्वल्स टू क्यू। असल में ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज सरफेस E इंटू डी है, ये असल में क्या है आपके पास, इस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, यानी अगर हमने क्या किया है कि जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो फील्ड है हमारे पास, ये जो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, हमने यहाँ पर एक सपोज कर लिया कि हमारे पास ये एक सरफेस कवर कर लिया कि ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, अब इस गॉसियन सरफेस में हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब क्या फाइंड करना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस एरिया को हम कंसिडर करेंगे, जिस सरफेस को हम लेंगे, जिसको हम कह रहे हैं कि गॉसेस सरफेस, उसमें जो हमारी प्लेट्स आ रही होंगी वहीं पे हम क्या कर रहे होंगे, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। ठीक है, अब है क्या कि आपके पास इलेक्ट्रिक गॉसेस लॉ आपके पास कहता है कि F phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E इंटू डी ए। ठीक है, E क्या आपके पास बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D क्या है आपके पास, डिफरेंस डेल ए, यानी एरिया है आपके पास, चेंज इन एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब वो बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट आपके पास राइट साइड पे डिवाइड में आ जाता है। अब एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा, वो उस जो वैल्यू लिखी हुई है, फॉर्मूला लिखा है, उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, और ये जो डायग्राम है इसको हमने फिगर 1 का नाम दिया। अब हम नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया हमने।
रचा ने बात लिखी है, where Q is a charge contained within the Gaussian surface and the integral is carried out over that surface। यानी जो हमने गॉसियन सरफेस ऑब्जर्व किया है तो वहां का टोटल चार्ज कितना है, वो टोटल चार्ज कितना है, Q है। We consider only cases in which when flux passes through the Gaussian surface। यानी जो सरफेस हमने ऑब्जर्व किया है वहां से जितने चार्जेस स्टोर हुए हैं और जितने यानी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं वहां से, वही एरिया हमने कंसिडर कर लिया। और वहां पर चार्ज कितना है, Q चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड E। अब हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस की, तो हमने अगर एक पूरा फॉर एग्जांपल मेरा ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, मैंने ये गॉसियन सरफेस ले लिया। अब होगा क्या कि जब मैं इस गॉसियन सरफेस को ले रही हूँ, मैं अगर इसका छोटा सा पार्ट ले लूँ जिसको हम DA का नाम दे रहे हैं, तो उस छोटे पार्ट की जब मैं बात करूंगी तो उसके साथ मैंने सिंबल लगाया D का। अब वो सिंबल क्या करेगा कि वो सिंबल ये करेगा कि उस D से हमें ये पता चल रहा होगा कि वो क्या, एक छोटा सा मैंने चेंज इन पार्ट ले लिया। और अगर मैं ओवरऑल पार्ट की बात करूंगी तो मैं वो जो मैंने आपके पास इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस दिखाया है, वो इंटीग्रल मैंने अप्लाई कर दिया। अब उस इंटीग्रल के अप्लाई करने से क्या होगा, मेरे पास उस पूरे गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो है क्या कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ओवर द जितना सरफेस हमने इस गॉसियन सरफेस हमने लिया है, उस पूरे सरफेस में हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। पहले हम उस गॉसियन सरफेस को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो होगा क्या। अब दूसरी चीज, आपने जब गॉसियन सरफेस लिया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह पास हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया भी ये लिया है। जब हम एरिया ये वाला ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी इस तरह पास हो रही है, दोनों आपस में पैरेलल है। जब हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आज ही हमने बात की थी कि जब भी हम बात करते हैं कोई भी सरफेस की, ठीक है, कोई भी हमने सरफेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ इस बार एक सरफेस की तरह है, ठीक है, अब ये एक पेपर है, ये गॉसियन सरफेस है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी तो जिस जिस एरिया में से वो गुजर रही होंगी वहां पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। और हर जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। अब हुआ क्या कि जब हमने क्वेश्चन नंबर की बात की थी तो वहां पर हमने देखा कि E.dA ओवर एन क्लोज सरफेस, ठीक है, जब इंटीग्रल अप्लाई कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया उस गॉसियन सरफेस का, ठीक है। फिर DA यानी अप्लाई कर दिया तो उस पर वो A के बराबर हो गया, यानी डिफरेंशियल ऑफ DA इज इक्वल्स टू A। अब हमने इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर A इज द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे DA की, कि DA क्या था, उस गॉसियन सरफेस का इसका स्मॉल सा पार्ट था, छोटा सा पार्ट था। लेकिन अब हमारे पास A क्या है, आपके पास उस पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया है थ्रू द फ्लक्स, जहां से आपका फ्लक्स पास हो रहा है। फॉर कन्वीनियंस we draw the Gaussian surface so it completely encloses the charge on the positive plate in figure 1। देखिए जब हमने फिगर 1 की बात की तो फिगर 1 में जो हमने ये पूरा जो गॉसियन सरफेस लिया है, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे आपके पास इस पूरे का एरिया कितना है, A है। जब मैंने इसका एक स्मॉल पार्ट लिया तो उसका एरिया कितना क्या हो गया, DA हो गया। लेकिन जब हमने इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया यानी सम अप कर दिया, स्मॉल छोटे छोटे तमाम पार्ट्स को सम अप कर दिया, तो वो एरिया टोटल कितना आ गया, A आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास पूरा टोटल ये फॉर्मूला आ गया है, एप्सिलॉन नॉट EA इज इक्वल्स टू Q। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई 3, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास फिगर 1 में जितना हमने पॉजिटिव प्लेट पे जितना गॉसियन सरफेस हमने लिया था, उस गॉसियन सरफेस पे हमारे पास जो Q है हमारा, जो कि चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, वो किसके इक्वल आ गया है, एप्सिलॉन नॉट EA। एप्सिलॉन हमारे पास जो है वो फ्री स्पेस हमने वैक्यूम लिया हुआ है, तो वहां पर आपके पास एप्सिलॉन कांस्टेंट होगा और E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, A ऑफ द गॉसियन सरफेस का आपके पास क्या है, एरिया है। अब हमारे पास, अच्छा अगर मैं यहाँ पर इक्वेशंस को थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, A और एप्सिलॉन नॉट को राइट साइड पे जाके Q से डिवाइड करा दूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी मैं
फॉर्मूले को और जनरलाइज कर सकती हूँ और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यानी वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यानी अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस और एरिया गिवन हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वहां से आपके पास उस गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब हम बात करेंगे जो कि हमें जब हम कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। The potential difference between the plate is related to the electric field. Potential difference जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड by equation number 15 of chapter 30. हमारा एक चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में है। तो है क्या कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से यूज करते हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है, वो असल में फॉर्मूला जो आ रहा था वो मैंने साइड पे लिख भी दिया है। यानी अगर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, उनके दरमियान का मेरे पास वोल्टेज कितना होगा। तो अभी मैंने जो एक बात की थी कि मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ली है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव एंड मेरे पास है, उसका नाम ए है, उसका एक हैंड है आपके पास क्या है, बी है। अच्छा, तो उन दोनों, अब यहाँ से यहाँ तक उसका कुछ ना कुछ वो होगा, ठीक है। तो अब एक जो है वी बी माइनस वी है, वी भी आपके पास फाइनल वोल्टेज है, वी है आपके पास इनिशियल वोल्टेज है, ठीक है, वो बराबर है नेगेटिव ऑफ द इंटीग्रल, लिमिट्स लिखी हुई है बी ए इंटू ई डॉट डी एस। डी एस क्या है, वही हम बात कर लेते हैं, सरफेस है या एरिया है या डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल चेंज ऑफ सेगमेंट, ठीक है, और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यानी हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या किया है कि बी को रिप्लेस करवा दिया एफ से और ए को रिप्लेस करवा दिया हमने आई से। असल में आपके पास एफ बता रहा है फाइनल वोल्टेज, आई बता रहा है इनिशियल वोल्टेज। देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स, यानी जो पहले जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई थी वी बी माइनस वी ए, वो अब हो गई है वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब यहाँ पर जब बी है हमने रिप्लेस करवाया, तो इंटीग्रल पे जो लिमिट्स लिखी थी ए और बी, अपर और लोअर लिमिट, वो भी रिप्लेस हो जाएंगी एफ और आई से, ठीक है, और वो इक्वल आ जाएगी ई डॉट डी एस के। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वही डी एस आपके पास तो नेगेटिव ऑफ जो है वो। अच्छा, ये जनरेट होकर आई है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? असल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो असल में बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब उस वर्क डन को जब ड्राइव करेंगे तो वर्क डन हमारा बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स आपके पास वहां पर बराबर हो रहा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन हमारे पास बराबर हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। इसी तरीके से फिर फोर्स को हम जो है वो रिप्लेस करवा देते हैं कुछ और वैल्यू से, जिसके बाद हमारे पास ड्राइव होकर ये इक्वेशन आ रही होती है ई डॉट डी एस की। And which integral is evaluated along the path that starts on one plate and ends on the other. यानी आपने जो है ये लिखा है इंटीग्रल जो है, जब हम evaluate करेंगे at along that path, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन है, एक प्लेट पे, इनिशियल प्लेट पे आपके पास एक चार्ज है जहाँ से स्टार्ट हुआ है पोटेंशियल, और दूसरी ends on the other, दूसरी प्लेट पे खत्म हो रहा है। We always choose a path that all follows the electric field from the positive plate to the negative plate. यानी हम हमेशा वो पाथ लेंगे जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास हो रही होंगी फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। इन फिगर 1 फ्रॉम दिस पाथ द वेक्टर E एंड द DS पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। यानी ये जो डायग्राम है, और जो ये जो डायग्राम है ना, अब इसमें जो आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई गई है, ये जो पार्ट दिखाई गई है, ये जो लाइन दिखाई गई है, यानी ये जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो इलेक्ट्रोड्स थे, यानी दो प्लेट्स थी। अब इनके दरमियान का जो ये गैप है ना, ये जो गैप है, ये असल में क्या आपके पास डीएस है। अब मैं इसका छोटा पार्ट लूं तो वो डीएस कहलाएगा, पूरा पार्ट लूं तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एस हो जाएगा, ठीक। अब किया क्या है कि सो दैट द क्वांटिटी वी एफ माइनस वी आई इज नेगेटिव। लेकिन उससे पहले उसने एक बात की है कि आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है।
इस तरह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की और डीएस की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्वांटिटी जो मेरे पास वी एफ माइनस वी आई है वो भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। Since we are looking for V, the absolute value of the potential difference between the plates, we can say that Vf minus Vi is equals to minus V. यानी मैं यानी जो मेरे पास जो वोल्टेज कैलकुलेट होकर आएगा वो माइनस वी आएगा। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन रीसेट हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4, इस इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ, यहाँ से मैं रिप्लेस करवा दूंगी वी एफ माइनस वी आई को रिप्लेस करवा दूंगी माइनस वी से, तो राइट साइड और राइट साइड दोनों पे जो नेगेटिव साइन है वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने आपसे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स की बात की कि आपके पास पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स का जो वो था, तो हमने जो फाइनल कंडीशन अप्लाई की थी, तो वी एफ जो है हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्लेट का जो है वोल्टेज था, और जो पॉजिटिव प्लेट थी उस पर हमारे पास जो चार्ज था वो वी आई था। तो जब अब वोल्टेज जो हमने वो दोनों वोल्टेज को रिप्लेस करवा दिया, अब हम टोटल एक वोल्टेज की जब बात कर रहे हैं तो हमने इंटीग्रल पे अब हमने जो लिमिट्स थी अब उनको नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या करवा दिया है, रिप्लेस करवा दिया है। यहाँ पर लिखा भी है in which the positive and the negative signs remind us that the part of integration it starts on the positive plates and ends on the negative plates। यानी आपका जो पाथ स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव प्लेट पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल है वो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव है वो आपके पास क्या है, इनिशियल है। इसका मतलब है इनिशियली हमारे पास वोल्टेज कम है, ठीक है ना, बल्कि ज्यादा है, और जो फाइनल वोल्टेज है वो कम है। तो इसका मतलब है कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो जो नेट वोल्टेज जो निकल कर आएगा हमारे पास वो नेगेटिव होगा। The field, electric field between the plates of a capacitor is the sum of the fields due to the two plates। उसने कहा कि आपके पास जो बिटवीन द जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो असल में इज द सम ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू टू प्लेट्स। क्योंकि एक फील्ड ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, हर प्लेट्स की अपनी अपनी एक रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनके दरमियान की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इनके सराउंडिंग्स में भी जो चार्जेस होंगे उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंट जो इनकी अपनी फील्ड्स होगी उनका सम होगी। तो उसका मतलब है हमारे पास टोटल फील्ड जो इक्वल होगी ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। पॉजिटिव हमें क्या बता रहा है, ई पॉजिटिव कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट की, और नेगेटिव ई नेगेटिव हमें क्या बता रहा है कि ये जो है वो फील्ड है नेगेटिव प्लेट की। जब हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किया मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू क्यू, हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 जो हमें बता रही थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्जेस के। तो अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 5 जो आपने ड्राइव की है ये वाली ऊपर वाली, जिसमें आपके पास ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, यानी v की जगह आप क्या कर सकते हैं q, यानी ये भी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू q। तो अब आपने क्या किया कि दैट इज इफ वी डबल q, अगर हम ये कह रहा है कि अगर हम चार्जेस बढ़ा दें, चार्जेस को डबल कर दें हर प्लेट पे, तो होगा क्या कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जो चार्जेस हैं वो आपके पास किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज की भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जब दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं तो एक क्वांटिटी के डबल होने से बाकी दोनों क्वांटिटीज भी डबल हो जाएंगी। इसलिए हमने लिखा है कि because V is proportional to Q, then the ratio Q upon V is a constant and independent of Q। यानी जो रेशियो है Q upon V का ये कांस्टेंट है लेकिन इंडिपेंडेंट है Q के। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा, we define this ratio to be the capacitance, क्योंकि ये रेशियो है किसके दरमियान का, किसके इक्वल है, C के इक्वल है। इक्वेशन 1 जो हमने पढ़ी थी ना, इक्वेशन 1 हमें बता रही है कि C बराबर किसके है, Q upon V के। We are now ready to apply equation number 3 and 5 to some particular cases। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 हमने जो लिखी थी, यानी इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 3 में हमने Q की वैल्यू निकाली थी। इक्वेशन नंबर 5 में हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 में हमने वोल्टेज निकाला।
अब क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को एक यूज करेंगे और इन दूसरे दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम आगे की चीज अपनी निकालेंगे। ठीक है, अब हम जब बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स की, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमने क्या किया था, हमने तीन चीजें अज्यूम कर ली थी। पहले हमने अज्यूम किया चार्ज, ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड की, हमने गॉसेस लॉ अप्लाई कर लिया। फिर क्या किया, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो चुकी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही यूज करते हुए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो हमें उसमें कुछ चीजें नहीं पता चली, बड़े मजे की चीजें थी। क्या, हमें ये पता चली कि वोल्टेज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हमें इसमें एक और चीज पता चली कि असल में वोल्टेज जो है, जो हमने जब कैपेसिटेंस की जब बात की थी इक्वेशन की, कि कैपेसिटेंस जो है, वो जो वोल्टेज है आपके पास, सॉरी, वोल्टेज जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रिक चार्जेस के इक्वल है। तो जब हमने बात की कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है जब वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया और चार्ज के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास गॉसेस लॉ कहता है, गॉसेस लॉ कहता है कि हमारे पास जब क्यू जो कि चार्ज है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपके पास क्यू किसके का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वी के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। क्यों भाई, सही है ना? अच्छा, इसका मतलब है कि अब इसमें मैंने जब बात की कि Q को मैं जो हूँ अगर बढ़ा दूं, डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं, फोर थ्राइस कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, जितने टाइम्स भी बढ़ा दूं, तो क्या होगा, उसकी वजह से मेरे पास वोल्टेज भी बढ़ेगा और मेरे पास क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब मैं ड्राइव करने जा रही हूँ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में है, मैं जब कैलकुलेट करूंगी कैपेसिटेंस की, तो हर डिफरेंट शेप की जो है, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डिफरेंट शेप्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स, यानी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही होती है कैपेसिटर्स की डिफरेंट शेप्स पे, कि वो सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है या पैराप्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, और डिस्टेंस और मुख्य चीजों पर डिपेंड करती है, वो हम बाद में फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, यानी अगर मेरे पास पैरेलल प्लेट जो प्लेट्स हैं वो पैरेलल रखी हैं, तो उसमें कैपेसिटेंस पे कितना डिफरेंस आएगा। जो पीछे हमने डायग्राम ली थी, जो पीछे हमने डायग्राम ली थी क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर 1, सॉरी मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, तो मैं जरा इसको सही कर देती हूँ अभी। वो मैं बता रही थी कि आपके पास कैपेसिटेंस क्या है, बहुत लार्ज है। क्यों लार्ज है भाई, वो इसलिए लार्ज है, द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर आर सो लार्ज, यानी उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं और एक दूसरे के बहुत करीब करीब रखी हैं, तो वी कैन नेग्लेक्ट द फ्रिंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एजेस ऑफ द प्लेट्स। तो हम वहाँ पर जो फ्रिंजिंग बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो प्लेट्स की जो एजेस हैं वो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्लेट्स काफी एक दूसरे के करीब करीब रखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट जितनी भी आपके पास प्लेट जो ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड्स बन रही है, वो थ्रू आउट बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेट अस ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब गॉसियन सरफेस वही जो काम पिछली में काम किया फिगर 1 में, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया वही पॉजिटिव प्लेट पर, और वहां पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। ठीक है, फिर हमारे पास वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही थी इक्वेशन नंबर 3 हमें बता रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू क्या है आपके पास, चार्ज है, और ए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द प्लेट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या दे रही थी, इक्वेशन 5 हमें जो हमने ऊपर हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आया,
टोटल वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स क्या है, इंटीग्रल नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स, तो यानी हमने वो कंडीशन दी हुई है वो बराबर आई थी ई डॉट ई डी एस के। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल है यानी ई को हमने रिप्लेस करवा दिया इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या कह रही थी कि ये बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के। अब है क्या हमारे पास कि E आपके पास कांस्टेंट है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E के इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें मौजूद तमाम चीजें भी कांस्टेंट होगी, चार्ज ऑफ द प्लेट भी कांस्टेंट, एरिया ऑफ द प्लेट भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन। तो उसको हमने क्या किया कि उसको हमने इंटीग्रल से एक साइड पे पहले लिखी। अब देखिए लिखा हुआ है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि फिर हमने ये किया कि आपके पास ये जो प्लेट्स है बहुत क्लोजली रखी हुई है तो हमने उसके एजेस को क्या कर दिया, भूल गए, निगलेक्ट कर दिया। डीएस क्या है असल में, उनके दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक, जब डिस्टेंस की हम बात करें तो अब हमने क्या करवाया कि हमने जो है वो नेगेटिव प्लेट्स को रिप्लेस करवा दिया डी से और पॉजिटिव को हमने रिप्लेस करवा दिया जीरो से, क्योंकि असल में ये जो डी और जीरो है ना ये असल में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान का क्या है, डिस्टेंस है या मैं कहूँ वोल्टेज है कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज गुजर है। यानी ये जो मेरे पास ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जाके इसका जो होगा फाइनल डिस्टेंस डी होगा और ये जीरो है, तो इसकी लिमिट दी हुई। ठीक है, तो अब जब हमने हमारे पास क्या चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ डीएस में, क्योंकि डी क्या है आपके पास, स्मॉल चेंज इन एरिया, सॉरी एरिया नहीं है, स्मॉल चेंज इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, एस क्या है, सेपरेशन बता रहा है। तो जो मेरे पास अपर लिमिट है वो डी है और जो लोअर लिमिट है वो जीरो है। क्यों, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ गुजरना शुरू हुआ है। ठीक है, तो तो हुआ क्या आपके पास कि जब पॉजिटिव यानी और पोटेंशियल हमारे पास गुजरता कैसे, हायर से लोअर की तरफ जाता है, तो उसका मतलब है जो इनिशियल पोटेंशियल है वो हमारा ज्यादा था और जो फाइनल पोटेंशियल था वो कम है, तो तभी हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज आया था। ठीक, अब है क्या कि जब मैंने लिमिट सप्लाई कर दी, लिमिट सप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि जब लिमिट सप्लाई की तो मेरे पास एक एस जो है वो जीरो और एक एस डी, तो जब मैंने माइनस किया है डी माइनस जीरो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ डी बचेगा। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया वोल्टेज का, यहाँ से इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है मेरे पास, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास किसके इक्वल आ गया, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, यानी वोल्टेज इक्वल आ रहा है Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, जिसमें मेरे पास जी सिर्फ डिफरेंट है, बाकी चीजें मेरे पास कांस्टेंट है। अब मैंने इसको क्या नाम दे दिया, अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 6 में ये तो कांस्टेंट है और इंटीग्रल मेरे पास खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, अब इस इक्वेशन नंबर 6 को मैं देखूं तो इक्वेशन नंबर 6 मुझे कुछ बता रही है, ये पूरी इक्वेशन सेम टू सेम किसके बराबर है, ये पूरी इक्वेशन सेम टू सेम मेरे पास वोल्टेज के बराबर आ रही है। अब मैं इस इक्वेशन से एक बड़ी सी मजे की चीज कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, सोचो 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 भाई, सोच के बताओ क्या कर सकती हूँ। इसमें मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मौजूद है और चार्ज भी मौजूद है। अगर मैं ये काम करूं मजे का, क्या काम करूं कि Q जो कि राइट साइड पे मौजूद है और D से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाके इसको वोल्टेज से क्या करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिवाइड करवा दूं, तो क्या होगा बच्चों, V अपॉन Q किसके बराबर आ जाएगा, कैपेसिटेंस के। ये कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस होगा। हाँ, एक काम और हो सकता है कि v को जो है अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर दूं, v इज इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि इक्वेशन 1 मुझे बता रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इस इक्वेशन के फाइनल सॉल्व होके क्या आएगा, यानी मेरे पास 1 अपॉन सी तो बराबर है v अपॉन क्यू के, और c किसके बराबर है, q अपॉन v के। तो इक्वेशन को मैं सेट करूं, सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन की कैपेसिटेंस निकल कर आ जाएगी सॉल्व करके, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाँ, ये क्या हुआ भाई, इसमें से तो V और D तो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया भाई, क्योंकि असल में Q अपॉन V ही तो है जो कैपेसिटेंस के इक्वल है और उसी ने उसको रिप्लेस किया कैपेसिटेंस से। अब मेरे पास क्या आ गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल कर आ गई।
अच्छा, यहाँ तक हमने जो है इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस निकाल लिया है। अ, अ, और एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फराड पर मीटर, और इसका जो असल यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसकी मजीद दो जो है हमारे पास वो है क्या कहते हैं, मजीद दो इसकी शेप्स पे हमें एक और डिवाइड करना है, क्योंकि एक कैपेसिटर एक सिलेंड्रिकल है और एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल के अलावा एक स्फेरिकल है, उसकी भी हमें जो है कैपेसिटेंस निकालनी होगी। ठीक है, तो अब उसकी कैपेसिटेंस यानी उसकी कैपेसिटेंस का जब हम स्टडी करेंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पैरेलल प्लेट की हमने निकाल ली है। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, पहले हमने कैपेसिटर से स्टार्ट किया, कैपेसिटर से स्टार्ट करके हमने इक्वेशन 1 ड्राइव की। ठीक है, उससे हमने क्या निकाल लिया, Q बराबर होता है C अपॉन V के, यानी वहां से हमें पता चल गया कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के भी और वोल्टेज के। वो इक्वेशन 1 ड्राइव हो गई। फिर हमने थोड़ा सा शेप्स पे बात कर ली। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमने कैपेसिटेंस निकाली रैमचिप की। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बात की हमने यूजेस पे, फिर हम आ गए किस पे, फिर हम आ गए कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है। जब हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी थी तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए थी। एक हमें चार्ज पता होना चाहिए था, चार्ज के बाद हमें जो है अगर हमें बिटवीन चार्ज हमें पता है बिटवीन द प्लेट्स, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया हमने कैसे, गॉसेस लॉ यूज करा। ठीक है, गॉसेस लॉ को यूज करते हमने इलेक्ट्रिक फाइंड की, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई तो अब हम क्या पता कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट हो गया। अब ये सब सारी चीजें आ गई तो फिर हमने क्या किया, अब हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो है वो कैपेसिटेंस कैलकुलेट की, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यूज की। पैरेलल प्लेट यानी दो पैरेलल प्लेट से ली थी, जिसमें हमने गॉसियन सरफेस हमने एक ले लिया था, तो वहां से हमने क्या निकाल ली, उसकी हमने कैपेसिटेंस निकाली। तो हमने यहाँ तक आज पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को और मजीद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ लिया है, अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स और जो दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है उसको हम ड्राइव करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अब तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर जो है वो पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सवाल के इंशाल्लाह जवाब दूंगी जल्दी, जल्द से जल्द। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, हमारा टॉपिक अच्छा नहीं